तारीख 26 जून 1975 इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शुरू हुआ विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला। इस दौरान महाराष्ट्र के एक नेता को भी मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया, नाम गंगाधर राव। गंगाधर की गिरफ्तारी से उनके परिवार में रोष था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में था उनका छोटा बेटा, जिसे इंदिरा गांधी के नाम से भी इतनी चिढ़ हो गई कि उसने अपने स्कूल तक जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके स्कूल का नाम था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल। वो लड़का आगे चलकर पिता की तरह राजनीति में उतरता है और काफी कम उम्र में नागपुर का मेयर बनता है। फिर महज 29 साल की उम्र में विधायकी का चुनाव लड़कर विधायक बन जाता है। विधायक भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मॉडलिंग करने वाला विधायक, जो सारे स्टीरियोटाइप तोड़कर एक कपड़े के ब्रांड के लिए मॉडलिंग करता है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जब उससे मिलते हैं तो उसे मॉडल जी कहकर बुलाते हैं। इसके बावजूद भी वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 6 बार विधायक बनता है। एक ऐसा चतुर नेता जो ना सिर्फ विपक्षी खेमे को चित्त करता है, बल्कि पार्टी के बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाकर महाराष्ट्र का दूसरा सबसे यंग सीएम बनता है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, जिनके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। फिर एक वक्त वो भी आया जब 2019 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद नसीब नहीं हो पाया। लेकिन फडणवीस के इरादे साफ थे। तभी उन्होंने भरी विधानसभा में अपने विरोधियों को कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। इसके ठीक 2.5 साल बाद जब उनकी बिछाई बिसात पर शिवसेना ढेर हुई, तब भी देवेंद्र फडणवीस को अपनी जगह एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान करना पड़ा। लेकिन इस दौरान फडणवीस लगातार अपनी जमीन मजबूत करते चले गए, जिसका नतीजा है महाराष्ट्र चुनाव 2024 में भाजपा का शानदार प्रदर्शन, जिसने ये तय कर दिया है कि वाकई वो एक समंदर हैं जो लौटकर वापस आ रहे हैं। तो इस वीडियो में बात होगी देवेंद्र फडणवीस के बारे में कि कैसे वो विरोधियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं को पछाड़कर यहां तक पहुंचे, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद ये तो साफ हो गया है कि इस चुनाव में 2 विनर्स हैं, पहली भाजपा और दूसरे फडणवीस। साथ ही बात होगी फडणवीस के परिवार की राजनीति के बारे में और जानेंगे कि कैसे वो काउंसलर के पद से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। बात होगी नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे की आपसी दुश्मनी के बारे में, जिसका फायदा देवेंद्र फडणवीस को मिला, और कैसे फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे से अपनी हार का बदला लिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है देवेंद्र फडणवीस का। इस किस्से की शुरुआत करते हैं फडणवीस के परिवार से। 22 जुलाई 1970 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ब्राह्मण परिवार में देवेंद्र फडणवीस पैदा हुए थे। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस आरएसएस और जनसंघ दोनों से ही जुड़े थे। गंगाधर राव कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस का पैतृक गांव नागपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर चंद्रपुर जिले में पड़ता है। उनका परिवार इलाके के जमींदारों में गिना जाता था। बाद में फडणवीस फैमिली नागपुर में शिफ्ट हो गई। उनके पिता गंगाधर राव के साथ साथ उनकी चाची शोभा फडणवीस भी आरएसएस और जनसंघ के बड़े नेताओं में गिनी जाती थी। महाराष्ट्र के विदर्भ में पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में फडणवीस फैमिली का काफी बड़ा हाथ रहा है। अब घर में आरएसएस का प्रभाव था, तो बचपन से ही फडणवीस भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। देवेंद्र फडणवीस का बचपन नागपुर में ही गुजरा। सरस्वती विद्या मंदिर से स्कूली पढ़ाई के बाद
फडणवीस ने धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से 12वीं पास की, फिर नागपुर यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की, लेकिन वकालत में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। फडणवीस का ज्यादातर ध्यान राजनीति में ही था। इसके बाद साथ साथ पढ़ाई भी जारी रही और DSC बर्लिन से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की और साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। यानी जब महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और शिवसेना अपनी पैठ जमा रहे थे, तब देवेंद्र फडणवीस खुद को तैयार कर रहे थे। अब पढ़ाई के बाद बारी थी राजनीति में उतरने की। इसके लिए फडणवीस ने लोकल राजनीति से शुरुआत की। 1992 वो साल था जब फडणवीस ने पहली बार राजनीति में कदम रखा। महज 22 साल की उम्र में वो नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काउंसलर बने और 5 साल तक काउंसलर के तौर पर काम किया। फिर महज 27 साल की उम्र में साल 1997 में वो नागपुर के मेयर चुने गए। वो पूरे देश में अब तक चुने गए यंगेस्ट मेयर्स में से एक थे। फडणवीस इस पद पर 2 साल तक रहे। फिर आया साल 1999। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी और मनोहर जोशी के बाद नारायण राणे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव थे और फडणवीस इस चुनाव के लिए कमर कस चुके थे। लिहाजा भाजपा ने उन्हें नागपुर वेस्ट विधानसभा सीट से टिकट दिया। अब टिकट तो मिल गया, लेकिन जीतना बाकी था। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को सहारा मिला महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो नितिन गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस को जिताने में काफी मदद की, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस। रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी गंगाधर राव को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऐसे में उनके बेटे की मदद करना उनका फर्ज था। नितिन गडकरी चुनाव में लगातार सक्रिय रहे और उनकी सक्रियता के चलते ही देवेंद्र फडणवीस अपना पहला विधायकी का चुनाव जीत गए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1999 के बाद उन्होंने साल 2004, 2009, 2014, 2019 और 24 अपने सभी चुनाव भारी अंतर से जीते। हालांकि 2009 में उनकी सीट चेंज कर उन्हें नागपुर वेस्ट सीट की बजाय नागपुर साउथ वेस्ट से टिकट दिया गया, लेकिन इससे उनके चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन साल 2006 में फडणवीस ने सारे स्टीरियोटाइप तोड़ दिए। नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वो बस सादा कुर्ता पैजामा पहने, लेकिन नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के बड़े बड़े होर्डिंग्स देखकर लोग हैरान रह गए। वजह भी काफी दिलचस्प थी, क्योंकि फडणवीस इसमें बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने जीन्स और चमकदार लाल शर्ट पहनी थी और एक तस्वीर में उन्होंने टी-शर्ट पहन रखी थी। असल में फडणवीस विधायक रहते हुए मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रहे थे। उस वक्त ये किसी भी नेता के लिए बड़ा फैसला होता, लेकिन फडणवीस अपने इस अंदाज में काफी सहज नजर आ रहे थे। उनके दोस्त विवेक रनाडे ने ही उन्हें अंबिका मेंस के लिए मॉडलिंग करने के लिए राजी किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक किस्सा और मिलता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब किया और जब फडणवीस उनसे मिलने पहुंचे तो अटल जी ने उन्हें मॉडल जी कहकर संबोधित किया। ये वो दौर था जब देवेंद्र फडणवीस भाजपा हाईकमान की नजरों में काफी तेजी से चढ़ रहे थे। नागपुर में फडणवीस को एक ऐसे नेता की तरह देखा जाने लगा था जो मुद्दों पर प्रखरता से बात करता था, लेकिन सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि फडणवीस जाति से ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मराठा और ओबीसी कम्युनिटी का दबदबा था। लेकिन उस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति के दो धुरंधर आमने सामने थे। उन्हीं के वर्चस्व की लड़ाई का फायदा देवेंद्र फडणवीस को आगे चलकर मिलने वाला था। साल 2008 के दौरान महाराष्ट्र में दो बड़े नेता थे, नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे। इन दोनों के खेमों में महाराष्ट्र की राजनीति में वर्चस्व की जंग जारी थी। धवल एस कुलकर्णी इंडिया टुडे को बताते हैं कि नागपुर भाजपा में फडणवीस के घर को बंगला और गडकरी के घर को वाड़ा कहा जाता था। ये दोनों अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे। 2008 में गडकरी और गोपीनाथ मुंडे की दुश्मनी तब लोगों के सामने आ गई जब मुंडे ने अचानक से पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वजह थी मुंबई इकाई के अध्यक्ष पद की नियुक्ति। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधान परिषद सदस्य मधु चौहान को भाजपा के मुंबई शहर इकाई के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर मुंडे नाखुश थे।
उस वक्त नितिन गडकरी स्टेट पार्टी चीफ हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है इस फैसले में उनकी ही चलनी थी। लेकिन मुंडे को यह फैसला सही नहीं लगा और उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि उस दौरान इन दोनों नेताओं की दुश्मनी को भाजपा हाईकमान ने खत्म करवा दिया था, लेकिन आगे भी इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर जारी रही और भाजपा हाईकमान ने भी अब इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया था। ऐसे में एक नेता जो किसी पाले का नहीं था वो थे देवेंद्र फडणवीस। उन्हें किसी भी गुट का ना होने की वजह से काफी बड़ा फायदा मिलने वाला था। साल 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना था और नितिन गडकरी कैंप की तरफ से सुधीर मुनगंटीवर को दूसरी बार स्टेट प्रेसिडेंट बनाने के लिए बैटिंग की जा रही थी, जो नितिन गडकरी के काफी करीबी माने जाते थे। ऐसे में मुंडे गुट ने देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ा दिया और इस तरह साल 2013 में वो महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट बने। द प्रिंट से बात करते हुए राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई बताते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा हाईकमान का विश्वास पूरी तरह हासिल कर लिया था। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वापसी की और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। फडणवीस धीरे धीरे पीएम नरेंद्र मोदी के भी काफी करीब आ गए, क्योंकि फडणवीस ने एक चीज साफ कर रखी थी। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र का सीएम बनने का दावा ठोक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फडणवीस इस मामले पर चुप्पी साधे हुए थे। देसाई बताते हैं कि 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र में सीएम के तौर पर एक नया चेहरा चाहते थे, एक ऐसा चेहरा जो किसी भी गुट का ना हो। उनकी तलाश खत्म हुई देवेंद्र फडणवीस पर। देसाई कहते हैं कि ये भाजपा ही थी जो महाराष्ट्र में ऐसा उम्मीदवार दे सकती थी, क्योंकि फडणवीस विदर्भ से आते थे और वो विदर्भ के लिए स्टेटहुड की मांग का समर्थन करते हैं, साथ ही वो ब्राह्मण भी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। भाजपा ने अकेले लड़कर भी लोकसभा में 23 सीटें महाराष्ट्र से जीती थी। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने अकेले ही 122 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो कि शिवसेना की सीटों से लगभग दोगुनी थी। फडणवीस तब महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष थे। भाजपा के इस प्रदर्शन का एक बड़ा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को भी गया। इसलिए चुनाव परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनके सांगठनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें कई सीनियर लीडर से भी ऊपर प्रायोरिटी दी। उनकी व्यक्तिगत छवि भी अच्छी थी, यंग थे और आउटपुट भी दे रहे थे। ऐसे में वो सीएम के तौर पर बेहतर विकल्प नजर आ रहे थे। 2006 में प्रमोद महाजन की मौत और उसके बाद नितिन गडकरी के भी राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने के बाद स्टेट लीडरशिप में एक बड़ी जगह खाली थी। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे चेहरे की जो महाराष्ट्र भाजपा की पहचान बन सके। फडणवीस की साफ सुथरी छवि और महाराष्ट्र के नतीजों ने उन्हें भाजपा का सबसे बड़ा नेता बना दिया था। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014 के दौरान एक रैली में ये कहा भी था कि देवेंद्र नागपुर से देश के लिए एक बड़े गिफ्ट हैं। अपने समकक्ष बाकी नेताओं की तरह वो भ्रष्टाचार या और तरह के आरोपों से हमेशा बचे रहे। फडणवीस विदर्भ से आते थे। विदर्भ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। फडणवीस ने इस बात को मुद्दा बनाया और ये नैरेटिव सेट किया कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार सिंचाई विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार करती है, जिसकी वजह से ये सारी आत्महत्याएं होती हैं। अलग विदर्भ स्टेट की मांग के कारण फडणवीस विदर्भ क्षेत्र के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। विदर्भ को लेकर फडणवीस इतने भावुक रहते थे कि उन्होंने शिवसेना के नेताओं को यहां तक कह दिया था कि वो विदर्भ से बाहर निकल जाएं और यहां कभी ना आए। इस वजह से वो शिवसेना के टारगेट पर भी थे। शिवसेना कभी नहीं चाहती थी कि स्टेट दो हिस्सों में बटे। हालांकि धीरे धीरे फडणवीस ने विदर्भ पर अपने स्टैंड को थोड़ा कम कर दिया। फडणवीस के उभार के 3 सबसे बड़े कारण रहे। पहला, उनकी खुद की एक साफ सुथरी छवि। दूसरा, उनके पार्टी अध्यक्ष रहते महाराष्ट्र में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन और इन नतीजों के बाद उन्हें मोदी और शाह का समर्थन मिलना। ऐसे में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया। उस वक्त फडणवीस की उम्र महज 44 साल की थी और वो शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के दूसरे सबसे यंग सीएम बने। एक और रिकॉर्ड उनके नाम रहा कि वसंत दादा पाटिल के बाद वो पूरे 5 साल तक महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले दूसरे सीएम बने। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही फडणवीस
नरेंद्र मोदी के बहुत चहेते बन गए थे। फडणवीस ने अपने राजनीतिक करियर में न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी महाराष्ट्र के कई शीर्ष नेताओं को किनारे लगा दिया। 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस के सामने कई चुनौतियां भी आईं। फडणवीस ने उन चुनौतियों से डील भी किया। इसमें एक बड़ा मामला था मराठा आरक्षण। मराठाओं के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हुए। 2018 में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। एक प्रदर्शनकारी ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम कर दिया और सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। राज्य में मराठा कुनबियों की संख्या लगभग 31% है और शुरुआत से ही महाराष्ट्र की राजनीति में इनका दबदबा रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार का एक भी गलत एक्शन भाजपा को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे में फडणवीस ने सारी जिम्मेदारी संभाली। प्रदर्शन रुकवाने के लिए फडणवीस मराठा रिजर्वेशन बिल लेकर आए। इसके तहत सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में मराठाओं के लिए 16% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये आरक्षण SCBC यानी कि सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के तहत दिया गया। हालांकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह तर्क दिया कि सरकार ऐसा कोई डेटा नहीं पेश कर पाई है जिसकी वजह से 50% लिमिट को एक्सीड करने को जस्टिफाई किया जा सके। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र अपने भयंकर पानी के संकट के लिए जाना जाता है। आए दिन किसान यहां आत्महत्या करते हैं। उसके अलावा फसल पर लिया गया कर्ज एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था। इससे तंग आकर 2017 में किसान अपनी उपज को सड़कों पर फेंकने लगे। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में फल, सब्जियों और दूध के दाम बढ़ने लगे। इस प्रोटेस्ट को भी फडणवीस ने बड़ी कुशलता से टैकल किया और उन्होंने 34 लाख किसानों का लगभग 30,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। इससे बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की छवि को तो फायदा हुआ ही, मराठाओं के बीच में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। इसके अलावा फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते भाजपा महाराष्ट्र में मजबूती से अपने कदम जमा रही थी। 2017 के निकाय चुनाव के नतीजों ने भी ये साफ कर दिया कि हिंदुत्व वोट बैंक के बीच भी भाजपा की स्वीकार्यता शिवसेना से बड़ी हो चुकी है। 2017 में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन में रहते हुए भी दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। BMC सहित कई चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। फडणवीस फिर से प्रूव कर पाने में सफल रहे कि पार्टी उनके नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रही है। हालांकि भाजपा और शिवसेना ने चुनाव अलग अलग जरूर लड़ा था, लेकिन 2014 की तरह ये दोनों बाद में एक साथ आए और कम सीटें होने के बावजूद भी मेयर शिवसेना से ही चुना गया। कारण थे देवेंद्र फडणवीस, जो चाहते थे कि निकाय चुनाव की वजह से शिवसेना भाजपा अलायंस में कोई हल्ला ना हो। निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब वक्त आ गया था 2019 में CM की कुर्सी रिटेन करने का। फडणवीस ने CM रहते हुए न सिर्फ महाराष्ट्र में आ रही चुनौतियों का समाधान किया, बल्कि इस दौरान वो खुद को 2019 के लिए भी तैयार कर रहे थे। 2014 के चुनाव में महाराष्ट्र भाजपा में कई ऐसे चेहरे थे जो फडणवीस से बड़े थे। इन चेहरों में शामिल थे एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, प्रकाश मेहता और चंद्रशेखर बावनकुले। बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फडणवीस को डर था कि कहीं उनकी कुर्सी किसी और को ना दे दी जाए। जो फडणवीस 2014 में इसलिए चुनकर आए थे कि वो किसी गुट के नहीं थे, वही फडणवीस अब स्टेट के टॉप लीडर बनकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे। ऐसे में फडणवीस के हाथ एक बड़ी पावर लगी। केंद्रीय नेतृत्व ने 2019 विधानसभा चुनाव में फडणवीस को खुली छूट दे दी। टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीजें अब उनके हाथ में थी। ऐसा इसलिए भी कि देवेंद्र फडणवीस अपनी सभाओं में न सिर्फ अपने काम की बात करते थे, बल्कि केंद्र की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उतना ही क्रेडिट देते थे। फडणवीस के भाषणों में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी बराबर छाए रहते थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 370 और पुलवामा हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक पर खूब बात की थी। महाराष्ट्र CM रहते हुए उन्होंने टॉप लीडरशिप में खुद को लेकर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा किया कि वो राज्य में खुद की करते भी रहे और टॉप लीडरशिप नाराज भी नहीं हुई। ये एक ऐसी चीज है जो फडणवीस को भाजपा के बाकी नेताओं से अलग खड़ा करती है।
खैर, पावर मिलने के बाद फडणवीस ने सबसे पहले उन्हें निपटाया जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा खतरा था। जो शीर्ष नेता मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे, फडणवीस ने उनका टिकट ही काट दिया। राजनीतिक गलियारों में उन्हें टिकट ना मिलने के पीछे फडणवीस को ही वजह बताया गया। हालांकि इस चुनाव में कई सीटिंग विधायकों के भी टिकट कटे, मगर ये भी सच है कि फडणवीस ने अकेले ये फैसला नहीं लिया था। इसमें कोर कमेटी और संसदीय दल की भी सहमति शामिल थी। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद ये सवाल उठते रहे कि क्या महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस ने अपनी एक ऐसी लॉबी तैयार कर ली है जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स को साइडलाइन कर सके। हालांकि टिकट ना मिलने के बावजूद सभी नेता बिल्कुल चुप रहे, लेकिन एकनाथ खड़से खुद को खामोश नहीं रख सके। एकनाथ खड़से फडणवीस सरकार में कृषि मंत्री थे। 2016 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। टिकट ना मिलने से नाराज खड़से ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विपक्षी नेताओं के दबाव के कारण मुझसे इस्तीफा ले लिया गया। जब जांच हुई तो कुछ भी नहीं मिला। इस तरह से मेरे राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा दिया गया। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर भी उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। वो समय था जब विपक्षी नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे। खड़से ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ हमारी राजनीति थी वो पार्टी के अंदर हैं, और हम लोग जिन्होंने पार्टी को सींचा, आज उन्हें किनारे कर दिया गया। खैर, चुनाव से पहले ही फडणवीस अपने ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स को मैदान से बाहर कर चुके थे। अब बची थी तो सिर्फ एक नेता, पंकजा मुंडे, जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी थी। पंकजा महाराष्ट्र के अंदर एक क्राउड पुलर थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी पंकजा के लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और पंकजा अपने कजिन धनंजय मुंडे से चुनाव हार गईं। इसका सीधा फायदा हुआ फडणवीस को। 2019 के लिए वही सबसे बड़े चेहरे नजर आ रहे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां फडणवीस के सामने पार्टी में अपना वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती थी, वहीं दूसरी तरफ पार्टी से बाहर शिवसेना को साथ लेकर चलना भी उनकी मजबूरी थी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जहां शिवसेना के बिना चुनाव लड़ना चाहता था, वहीं फडणवीस ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने पर जोर दिया। खैर, नतीजे आए तो भाजपा 102 सीटें जीतकर फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना ने पदों और जिम्मेदारियों को बराबर बराबर बांटने का हवाला देकर भाजपा से किनारा कर लिया। एक तरफ फडणवीस कहते रहे कि सीएम की कुर्सी 2.5 साल तक बांटने का कोई वायदा नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भाजपा पर आक्रामक रहे कि मातोश्री में होम मिनिस्टर अमित शाह ने उनसे वादा किया था। मग त्याच्यानंतर ते आले, मातोश्रीवरती आले। शिवसेना प्रमुखांची जी खोली आहे त्या खोलीमध्ये ते आणि मी बसलो होतो। त्यावेळेला मला ते म्हणाले की उद्धवजी, मैंने तय किया है, मेरे समय में ये जो हमारा रिश्ता था वो बिगड़ गया, अब मेरे ही कार्यकाल में इसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। म्हटलं अमित भाई, तुम्ही एवढं म्हटलं मला पुरेसं आहे, पण हे जे काय आपलं ठरलेलं आहे ते कृपा करून आपल्या लोकांना सांगा। खैर, इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल रही। उधर सरकार ना बनने की वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। इधर फडणवीस एक चतुर राजनेता की तरह इस जुगत में लगे रहे कि कैसे भाजपा की सरकार बने और वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। खैर, फॉर्मूला खोजा गया, जिसमें सबसे बड़े फैक्टर बनकर उभरे अजित पवार। उधर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में बात तय हो चुकी थी। इधर अजित पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को सुबह 7 बजे गवर्नर हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली। पहले तो इसे फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक समझा गया, लेकिन शरद पवार के सामने अजित पवार के हथियार डालते ही 3 दिन के भीतर फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी हार थी। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस के लिए सिर्फ 3 दिनों का मुख्यमंत्री होना काफी एम्बैरेसिंग था, मगर फडणवीस ने इसके बाद उपजे सिचुएशन को काफी अच्छे से टैकल किया। वो बतौर नेता प्रतिपक्ष उद्धव सरकार को घेरते रहे और सही मौके की तलाश में घात लगाकर बैठे रहे। फडणवीस बड़ी बारीकी से महाविकास अघाड़ी के अंतरकलह पर नजर बनाए हुए थे। इस बार वो तब तक सीन में नहीं आना चाहते थे जब तक पूरी श्योरिटी ना हो जाए, लेकिन वो शिवसेना को 2 फाड़ करने की पूरी तैयारी कर चुके थे और इस जंग में उनके सेनापति थे
एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार में मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज थे। बाकी आदित्य ठाकरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल देकर शिंदे पर लगाम भी लगाई जा रही थी। ऐसे में शिंदे को साथ मिला फडणवीस का। हालांकि शिंदे और फडणवीस के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे थे। जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब सबसे बड़ी बगावत में लिखते हैं कि 2019 में ही फडणवीस ने शिंदे को अपने विधायकों के साथ भाजपा से हाथ मिलाने को लेकर अप्रोच किया था, लेकिन तब शिंदे ने पार्टी के खिलाफ ना जाने की बात कहकर मना कर दिया था। लेकिन फडणवीस इससे निराश नहीं हुए और शिंदे से लगातार अपना संवाद कायम रखा। फडणवीस ने शिंदे को हमेशा इज्जत दी, पर्सनल स्पेस में भी और सार्वजनिक जगहों पर भी। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। शिंदे बतौर नगर विकास मंत्री कार्यक्रम में शरीक हुए थे। शिंदे इन दोनों नेताओं के पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे में फडणवीस उन्हें बार बार हाथ पकड़कर अपने बराबर ला रहे थे। फडणवीस के सामने शिंदे हमेशा ही उस कंफर्ट स्पेस में रहे कि उन्हें पार्टी के अंदर की स्थिति के बारे में बताते रहते थे। फडणवीस ने शिंदे के साथ मिलकर शिवसेना को दो फाड़ करने की पटकथा रची, मगर तब तक सामने नहीं आए जब तक शिंदे ने खुद नहीं बता दिया कि इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी आखिर फडणवीस ही हैं। भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद शिंदे ने भरे सदन में खुद कहा था, सगळ्यात मोठे कलाकार हे आहेत. आम्ही कधी भेटायचो ते आमच्या लोकांना कळायचं नाही. सगळे झोपल्यावर मी जायचो, सगळे उठायचे आधी मी परत जायचो. फडणवीस ने शिंदे को साथ लेकर पूरी बिसात बिछाई। जून 2022 में हुए राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में फडणवीस ने अपने कोटे से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करके महाविकास अघाड़ी को उनकी पक्की सीट पर हरा दिया। 2019 में सिर्फ 3 दिन के मुख्यमंत्री रहने का एम्बेरसमेंट पहली बार यहीं पर खत्म हुआ। इस चुनाव में उनकी रणनीति का लोहा हर किसी ने माना। शिंदे जब शिवसेना के 42 विधायक तोड़कर लाए, तब भी फडणवीस ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। वो लगातार शिंदे से छुप छुप कर मिलते रहे। जब ये पक्का हो गया कि शिंदे के पास अब दल बदल कानून से बचने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन है, तब उन्होंने राज्यपाल से मिलकर शपथ ग्रहण की तारीख तय कराई। खैर, नई सरकार बनने को थी और लोगों को ये लग रहा था कि फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और शिंदे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने फडणवीस का साथ नहीं दिया। असल में भाजपा को अच्छे से पता था कि अगर फडणवीस सीएम बनेंगे तो उद्धव को वोटरों की सहानुभूति मिल जाएगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया गया। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है। लेकिन जिस तरह से फडणवीस ने इस सिचुएशन को हैंडल किया, वो काफी काबिले तारीफ है। ऐसी स्थिति में कोई भी नेता बिफर पड़ता, लेकिन फडणवीस ने पेशेंस दिखाते हुए शीर्ष नेतृत्व की बात को सर माथे रखा और ना चाहते हुए भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। फडणवीस जब उदास मन से शपथ ले रहे थे तो उनके समर्थक नारे लगा रहे थे, फडणवीस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस ने प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स पर अच्छी पकड़ बनाई थी। इसलिए सरकार में दूसरे नंबर पर रहते हुए भी उनके लिए कमान अपने हाथ में रखना आसान था। बहुत जल्दी ही यह सब दिखने लगा था। फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस पुलिस अधिकारी ब्रजेश सिंह को डीजीआईपीआर बनाया था, वो शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव भी बनाए गए। मतलब सरकार शिंदे की थी, नेतृत्व फडणवीस का। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि आखिर फडणवीस कब तक पीछे से सरकार चलाएंगे। क्या वो समय आएगा जब वो शिंदे को पीछे करके खुद मुख्यमंत्री बनेंगे?
अगर ऐसा करने की कोशिश की भी तो उसका क्या परिणाम होगा, ये सवाल लोगों के मन में जरूर थे, लेकिन फडणवीस बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। 2019 का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा था। फिर आया साल 2024 का लिटमस टेस्ट। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा को बड़ा झटका लगा। भाजपा को महज 9 सीटों पर जीत मिली, यानी 2019 के मुकाबले 14 सीटें कम। महायुति पर महाविकास अघाड़ी पूरी तरह हावी रही, लेकिन फडणवीस ने इस हार का ठीकरा किसी और के सर पर नहीं फोड़ा। उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय। इस तरह वो खुद को महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर बताने में कामयाब रहे, जो लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटा। इस नतीजे के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी लोकसभा जैसे ही रहने वाले हैं, मगर फडणवीस अपने अगले लक्ष्य पर टिके रहे और वो लक्ष्य था भाजपा को प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनाना। इसके लिए फडणवीस ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसमें उन्हें आरएसएस का भी भरपूर समर्थन मिला। नतीजे आए तो भाजपा न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनी, बल्कि पहली बार 132 सीटें जीतकर अकेले सरकार बनाने से सिर्फ 13 विधायक दूर रह गई। ये समीकरण अब ऐसा था कि शिंदे उनके साथ ना भी हों तो अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। शिंदे के लिए अब नेगोशिएट करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। यही कारण रहा कि ना चाहते हुए भी एकनाथ शिंदे ने भाजपा के आगे हथियार डाल दिए, और ऐसे में महाराष्ट्र में अगर चर्चा है तो सिर्फ एक नेता की, और वो है देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ 2 ही विनर्स हैं, एक भाजपा और दूसरे देवेंद्र फडणवीस, जिसकी कहानी बयां करती है ये तस्वीर। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। तो हमने आपको सुनाई कहानी देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन इससे पहले भी हम महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें से एक वीडियो है भाजपा और शिवसेना की टूट से जुड़ा हुआ, और दूसरा वीडियो है कि किस तरह से महज 9 दिनों में साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पूरी की पूरी शिवसेना ही छीन ली थी। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।